गोरखपुर में वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम। कुशीनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के आगमन के पूर्व तैयारियों में जुटा प्रशासन। डीएम और एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नंबर 1 मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। फॉलोवर्स की संख्या 27.4 मिलियन पहुंची। ज्ञानवापी परिसर के मामले में अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जताया रोष। तहखाने में पूजा के आदेश अनुपालन पर भड़की कमेटी। अखिलेश यादव आज जाएंगे मुरादाबाद। उत्तराखंड बॉर्डर स्थित ठाकुरद्वारा में होगा आगमन। सपा विधायक के बेटे की शादी समारोह में करेंगे शिरकत। 65 जिलों में बारिश, 26 में ओले का अलर्ट मौसम विभाग ने किया जारी। यूपी में 6 फरवरी तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। रुक कर लेते हैं गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ किया गया है और उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं गोरखपुर में। वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। 3,04,800 के पैकेज को प्राप्त करने के बाद मोनिका जी गोरखपुर कैंपियरगंज से 3,04,800 के सालाना पैकेज पर नौकरी इनको मुंबई में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट रितु पासवान जी देवरिया भाटपाल रानी की, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत ITITS सेक्टर में 3,12,000 का पैकेज प्राप्त किया। नेक्स्ट श्याम यादव जी फरीदा महाराजगंज के निवासी, नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे अजय कन्नौजिया जी बांसगांव गोरखपुर से 3,54,000 का सालाना पैकेज इन्हें गोरखपुर में ITITS सेक्टर में प्राप्त हुआ है स्मार्ट शॉपिंग के द्वारा। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे सतीश कुमार जी फरीदा महाराजगंज से कौशल विकास मिशन के अंतर्गत रोजगार मेले में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल द्वारा 3,60,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे शिवानी मदेशिया पिपराइच गोरखपुर की निवासी, 3,90,000 का सालाना पैकेज शिवानी मदेशिया को। नेक्स्ट आंचल सिंह गोरखपुर सदर की निवासी, ट्रेवलेसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,20,000 का सालाना पैकेज आंचल सिंह को। नेक्स्ट दिव्यांश सिंह सहजनवा के निवासी, रोजगार मेले में इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट मनी सिंह सदर क्षेत्र के निवासी, इन्हें जरीमा एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4,20,000 सालाना पैकेज का गोरखपुर में ही नौकरी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अन्नू जी खजनी की निवासी, इन्हें कौशल विकास मिशन के माध्यम से रिटेल सेक्टर में 4,20,000 का सालाना पैकेज प्राप्त होता हुआ और हरियाणा में नौकरी मिली है। साथ में शिवांश शेखर त्रिपाठी जी चिल्लूपार गोरखपुर के निवासी, जैकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,20,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। सिमरन यादव मोतीचक कुशीनगर की निवासी, जिन्हें 4,20,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट सचिन साहनी कैंपियरगंज के निवासी, मैन पावर कंपनी यू शंकर कंपनी में 4,32,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे संजना कुशवाहा जी को, तरकुलहा देवरिया की निवासी, इन्होंने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत जाइकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 4,32,000 के सालाना पैकेज पर नौकरी प्राप्त की। प्रीति मिश्रा जी बरहस देवरिया की निवासी को आमंत्रित करेंगे।
जाइकोनिया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 4,44,000 के सालाना पैकेज पर नेक्स्ट आमंत्रित करेंगे रागिनी सिंह जी को, बरहज देवरिया की निवासी। इन्हें ट्रेवलोसिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 4,68,000 का सालाना पैकेज। नेक्स्ट अभिषेक यादव जी, वी मिल कंपनी के द्वारा MIS के पद पर 5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी। नेक्स्ट अमित पटेल जी, गोसाईगंज अयोध्या के निवासी, MIS के पद पर 5,40,000 सालाना पैकेज पर नौकरी अमित पटेल जी को। नेक्स्ट अनुष्का यादव, गोरखपुर सदर की निवासी, रोजगार मेले में ह्यूमन बींग द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर 9 लाख सालाना पैकेज की नौकरी। और तालियों के साथ हम आमंत्रित करेंगे अदिति श्रीवास्तव, प्रयागराज की निवासी, जिन्हें 12 लाख सालाना का पैकेज ह्यूमन वेब के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर अदिति श्रीवास्तव को। और अंत में हम आमंत्रित करेंगे मोहम्मद इब्हाम को, पड़रौना के निवासी, 23,49,000 सालाना पैकेज जेट स्केलर द्वारा एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर यह क्षण अभिभूत करने के लिए मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण को हार्दिक धन्यवाद। रोजगार के स्वर्णिम अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आप सभी के नेतृत्व में विकास की गाथा पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। युवाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास देश को के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इजराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था। अन्य जगहों पर यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को, उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां की 1200 लोगों का चयन लेके 5,000 से अधिक युवाओं का चयन करके लेके गए। इसराइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री और लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देंगे। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान RTI करके या कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे कमा ले तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपए चलो उसका मान लें, उसका अपना स्वयं का खर्चा, 1 लाख रुपए तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए। घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। अगर 1-1 लाख रुपए यह मार्केट में लगना शुरू हो जाए और अगर 1 करोड़ लोग इस प्रकार से लगा लेंगे, 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। कितनी बड़ी पूंजी आ जाएगी। और वहां आज दुनिया की मांग है। जर्मनी मांग रहा है, अच्छे नर्सिंग के प्रोफेशनल्स मांग रहा है, अच्छे लोग चाहिए उन्हें, ट्रेन्ड मैन पावर चाहिए, नर्सिंग सेवा से जुड़े हुए लोग चाहिए। हमें ध्यान देना होगा। एक प्लेसमेंट सेल बना करके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि से उनके अवेयरनेस के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, छात्रों की काउंसलिंग के लिए, युवाओं की काउंसलिंग के लिए, और फिर देश और दुनिया में कहां पे रोजगार है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम और कोर्सेज के साथ साथ अगर हम थोड़ा लैंग्वेज को भी उसके साथ जोड़ लें, जैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज जानना पड़ेगा। अब किसी नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हम वहां भेजें तो वह थोड़ा उसको लैंग्वेज सीखने में 3 महीने 4 महीने का समय लगेगा।
लेकिन अगर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते समय ही तय कर लेंगे कि भाई हमें 5000 नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को वहां भेजना है और उस समय हमने उनको जर्मन भाषा भी सिखा दी, तो एक साथ बेहतरीन पैकेज उन लोगों को वहां के लिए प्राप्त हो जाएगा और वे प्रशिक्षु वहां जाएंगे तो अपनी सेवाएं भी पहले दिन से देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, मध्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार की मांग है। इजराइल ने जो मांग की और अभी फिर 5000 से अधिक युवाओं को तो लोग चयन करके लेके गए हैं, अभी फिर आ रहे हैं। कैसा हम यूपी नहीं अब फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छे युवा मिल रहे हैं, दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी एक प्रयास है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो ये कोड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें नहीं, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे ITI, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहाँ जॉब कीजिए, जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है का कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि PM इंटर्नशिप स्कीम या CM इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ उन युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वो इंस्टीट्यूशन या वो इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। मेरा माँ बाप की तो एक सीमा होती है, पैसे कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार में और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ता है, तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है, यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है MSME की। हमारे पास 96 लाख यूनिट है
यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे भाई एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देंगे तो 96 लाख नौकरी यही मिल जाएगी आपको। यानी नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करना। उसके लिए पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अनुरूप डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की सप्लाई की भी व्यवस्था हम कर सकें, यह भी कर सकेंगे। कितना बड़ा कार्य खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही और भी कार्य हो सकते हैं। जैसे जहां पर मैं देख रहा था, हमारे यहां गोरखपुर के हमारे कुछ युवा मिले जिसमें उनको कारपेंटर के रूप में कुछ अच्छी कंपनियों ने हायर किया है, अच्छे पैकेज पे हायर किया है। आज उनके सर्टिफिकेट को जब यहां वितरित कर रहे थे तो हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल चौंक रहे थे, कह रहे थे मैं फिल्मों में बेकार काम कर रहा हूं, मैं भी इनकी तरह सीखा होता तो अच्छा पैकेज मिलता। चौंक रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा पैकेज मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि कह रहे थे जब मैं शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए गया था तो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता था, और ये नौजवान पहले चरण में ही इतना अच्छा पैकेज लेकर आगे बढ़ गए। ये चीजें दिखती हैं कि जैसे कारपेंटर का काम है, सैलून का काम है, या फिर अन्य किसी भी फील्ड में पहले से परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं। आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके, एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और वो व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी के बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीड रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है।
यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है, और यूपी का व्यवसायी पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और अगले 5 साल का लक्ष्य यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका है, और मैं इसे सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के रूप आज करने जा रही है, और उसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। आज उसी का परिणाम है। टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही है, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई की तैयारी, भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। यूपी की मार्केट की डिमांड क्या है, यूपी के लोगों की आवश्यकताएं है, उनकी अपेक्षाएं क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना। और यही नहीं, हम उसके अनुरूप अगर अपने आप को तैयार कराएंगे तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, जिसको हम 19% से अधिक था जब हम 17 में आए थे, आज ये मात्र 2% तक है, उसको भी और न्यूनतम स्तर तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के हर युवा के हाथ को काम देने में हम सफल हो पाएंगे। इतनी बड़ी संभावना यूपी में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, MSME के फील्ड में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में, और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य, उन सभी को मैं यहाँ पे व्यवसायिक और कौशल विकास विभाग से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जितने युवा आए हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। कुछ लोगों की समस्याएं जरूर होगी, जो यूपी में है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी के बाहर जाने में उन कुछ नौजवानों को समस्याएं हो सकती, देखना चाहिए आवश्यकता है उनके लोग यूपी में जॉब उनको प्राप्त हो सके, इनकी व्यवस्था। एक दूसरा, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन करना कि ये जो यूथ जाएंगे जहां कार्य जाते हैं, इनका एक रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, उनकी संतुष्टि के लेवल को इतने की आवश्यकता है। जहां काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई शोषण न हो। ऐसा नहीं कि उनको किसी ने लेके गए, कहा कि हम देंगे 25,000 रुपया देंगे या 30,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे, लेकिन बाद में फिर वहां पे उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, इस बात को देखेंगे कि उनके रहने की व्यवस्था, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है कि जहां पे उद्योग है, जहां इंडस्ट्री है, जहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी हो सकती हो, तो वहां पर हमें देना चाहिए। सुरक्षा का माहौल भी बनेगा और साथ साथ लोगों के आने जाने में कम समय खर्च होगा और वो लोग आसानी से अपने कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल पाएगी। उसमें हॉस्टल बनाने की, डॉमेट्रीज आदि बनाया करके इस कार्यक्रम को भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी का भी पार्ट है, सरकार इस मामले में इंसेंटिव भी उपलब्ध करा रही है। इस सभी कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हमारे ढेर सारे युवा रोजगार के साथ जुड़ेंगे।
इस वैन वाला मॉडल हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करें। दुनिया के तमाम देशों में मांग है, रसिया अलग मांगा है, जर्मनी की अंदर अलग डिमांड है, मॉरिशस भी मांग रहा है, तमाम देशों में इसकी मांग हो गई है। उन सब कार्यों के साथ हम जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ। जिन युवाओं को आज यहाँ पर जॉब कार्ड, यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका स्किल मैपिंग हो और स्किल मैपिंग करके उनको एनरोल करें और फिर उनको जहां कहीं उनके लायक कार्य हो वहां पर उनको कहीं ना कहीं फिट करने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किया, साथ ही वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन भी किया। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं फतेहपुर की, जहां जनपद फतेहपुर और बांदा की सीमा दतौली में बना पुल 8 माह से बाधित है। आम जनमानस को भारी परेशानी हो रही है। एनएचआई के ढूलमुल रवैये के चलते यातायात नहीं चालू हो पा रहा है। सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस पुल से कबराई व केन नदी से माल ढोने वाले वाहनों का आवागमन रुकने से भी भारी नुकसान हो रहा है। यातायात अभी अगस्त के बाद समझिए बंद है। हमारी जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल 2023 को पहली बार बंद हुआ था, 15 दिनों के लिए, 20 दिनों। उसके बाद फिर 1 महीने के लिए चालू हुआ, फिर परमानेंट बंद हो गया। इस पर आपका क्या कहना है? उस टाइम पे भी लोड टेस्टिंग हुआ रहेगा, इसके लिए वो बंद किया रहेगा। उसके बाद में वो रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में कुछ डैमेजेस रहेंगे, सीवियर डैमेजेस, इसके लिए फिर वो बंद किया और ये काम चालू किया हुआ है। किस तरह के डैमेज थे जो इतना लंबा खिंच गया, 7-8 महीने का? अभी नीचे में टोटल 22 पियर है जिसके ऊपर ब्रिज खड़ा है, और 22 पियर के कुछ ऐसे समझो कि क्रैक्स थे, काफ़ी क्रैक्स थे, वो पूरा क्रैक्स फील करना। उसके बाद में गर्डर है, गर्डर में भी क्रैक हुए थे, तो इसके लिए पूरा वो प्रॉब्लम हो गया था। आज हम पहुंचे हैं जनपद फतेहपुर और बांदा की सीमा पर। ये जमुना ब्रिज है। इस ब्रिज से लगभग रोज के 1000 भारी वाहन जैसे कि ट्रक हैं, बस हैं, डेली आवागमन होता रहा है। लेकिन इस पुल को बंद हुए लगभग 8 से 9 माह हो गया है। इस पुल से 9 माह से लगभग पूर्ण रूप से यातायात प्रभावित हो रहा है और पूर्णतः पुल बंद पड़ा है। लेकिन एनएचआई के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की सुध नहीं है कि कितना बड़ा राजस्व का नुकसान किया जा रहा है और किस तरीके से आम जनता प्रभावित हो रही है। अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या ये पुल लोकसभा चुनाव को भी प्रभावित करेगा? ये एक बड़ा मुद्दा है। बांदा और जनपद फतेहपुर की सीमा का ये कहाँ की है कंपनी? ये इसका हेड ऑफिस तो है भोपाल में। अच्छा, कितने समय से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। ऐसी क्या दिक्कत थी कि 5-6 महीने में पुल नहीं बन पाया? दिक्कत तो बहुत था सर। वो नीचे का जो बेयरिंग था ना, वो बैठ गया था। जो लोडर गाड़ी जाता तो लोड ज्यादा पड़ता था। अच्छा, तो उसको दोबारा नया लगाया तो लोड कैपेसिटी उसका ज्यादा होगा तो ब्रिज लास्टिंग ज्यादा करेगा। और जो ऊपर का स्लैब था ना, वो भी खराब हो गया था, उसको तोड़ के दोबारा नया बनवाया गया है। तो ऐसी समस्या कितने पिलर में थी? क्या पिलर में ये समस्या आ रही? पूरा पिलर में था, सारे पिलरों? हाँ, जितना भी था पूरा चेंज कर दिया है। अच्छा, तो ये मान के चलिए कि जनता ये जानना चाह रही है कि ये काम कब तक खत्म हो जाएगा और कब तक ये आवागमन शुरू हो जाएगा? आवागमन वो तो बोल नहीं सकते, लेकिन सुना सुनी में इस महीने का 10-15 तो हो सकता है। अच्छा, लेकिन आगे पता नहीं क्या हो सकता है। देखिए, ये भी स्टाफ से इनसे चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र साहू। अच्छा, धर्मेंद्र साहू जी, आप इस एनएचआई में क्या, किस पोस्ट पे? हम ये सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कितने समय से आप काम करवा रहे हैं? हो गए यहाँ पर 5 मंथ। 5 महीने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शायद तिनकवा है। कहाँ रहते हैं? तिनकवा नहीं साहब, भगदड़ा डेरा बेंदा अमेरिका। अच्छा, तो ये क्या लेके जा रहे हैं आप सर? ये ना आलू है, प्याज के ब्याह है साहब, पैदल के हम बेंदा घाट वहाँ लगे, फिर सवाई में आए होंगे पुल के पास। तो आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये पुल जो है बाधित होने दिक्कत हमें मान लिया कहीं जाना है, रिश्तेदारी में दावत है,
कभी इतना पैदल जान मान लिया हमें रिश्तेदारी लगी। ये समस्या कितने दिनों से आप लोग? ये हो गई 7 महीने 8 हो गई। अच्छा, 7-8 महीने से। हाँ 7-8 तो आप लोगों ने कभी किसी अधिकारी को या किसी जिम्मेदार पर्सन को इसकी चर्चा नहीं की? आप लोगों ने बात नहीं की? चर्चा अब हम कहूँ चलाइए हम साहब तो हम कैसे चर्चा कर मान लिया। अब यही तुम आए हो तुमसे कहा थे तब बताई देते नहीं। तो यहाँ जब कोई आ जाता है उससे आप लोग अपनी समस्या कहते हैं? हाँ हाँ चलिए, अब देखो पैदल गए हैं पैदल जा रहे हैं ठीक है रात पे। चलिए, बड़ी समस्याएं निकल के आई हैं। यहाँ कई लोगों से चर्चा हुई, आम जनमानस से भी चर्चा हुई, आवागमन भी बाधित है और लगभग 7-8 महीने से समस्याएं चल रहे हैं। कैमरामैन अमरजीत के साथ मैं सुशील शुक्ला, के न्यूज़। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।